हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th के रसायन विज्ञान के अंतर्गत कार्बनिक रसायन के बारे में। स्टूडेंट्स, कार्बनिक रसायन का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ जो है 11th में जो हमने कार्बनिक रसायन पढ़ी थी उसमें वहाँ पर आईपीएससी नाम के अंतर्गत हमें अध्ययन कराए गए थे कार्बनिक यौगिकों के विभिन्न फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्योंकि जो क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं उन्हीं फंक्शनल ग्रुप पर विभिन्न यौगिकों के बारे में अध्ययन करना है। तो उन यौगिकों को अध्ययन करने से पहले हमने जो 11th में कार्बनिक रसायन पढ़ी थी उसका कुछ जो है रिवीजन करेंगे इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस शुरू करेंगे 12th की कार्बनिक रसायन के बारे में। तो कार्बनिक रसायन को स्टडी करने के लिए हमें पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी। देखिए, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी जो संयोजकता जो होती है 4 होती है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p2 होता है। तो 2p2 को हम ऐसे लिख लेते हैं 2px1 2py1। तो इस प्रकार से कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी होना चाहिए 2। लेकिन एक्साइटिंग स्टेज में, उत्तेजित अवस्था में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें कार्बन का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 1s2 s से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2pz जो होता है 0 होता है। तो होता क्या है, s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 2s1 हो जाएगा, 2px1 2py1 और 2pz1। तो इस प्रकार से s में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और p उपकोष में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p में हो गए, 1 s में हो गए, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसलिए इसकी जो होती है संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ये एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता 4 होती है और 4 संयोजकता होने के कारण ये एक ऐसा तत्व है जो 4 बंध बनाता है। इस प्रकार से 7 संयोजक बंध बनाता है, सिंगल बंध। एक ही परमाणु के, एक तत्व के मतलब एक ही परमाणु के 4, एक ही कार्बन परमाणु है उसके 4 सिंगल बंध हो गए, जिसका एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा ये मेथेन अणु। ठीक है। इसके बाद कार्बन द्विबंध भी बनाता है। इस प्रकार से कार्बन क्या करता है, अपने 2 परमाणुओं के साथ द्विबंध बना सकता है, जिसका उदाहरण होता है इस प्रकार से एथीन अणु। ठीक है। कार्बन त्रिबंध बनाता है इस प्रकार से, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया एथाइन अणु। तो कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो तीनों प्रकार के बंध बना सकता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ये गुण बहुत ही कम तत्वों में पाया जाता है जो तीनों प्रकार के बंध बनाते हैं। इस विशिष्ट गुण के कारण कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। कार्बन में इस प्रकार से बहुत से परमाणु खुली श्रृंखला या इस प्रकार से बंद श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। तो कार्बन के ये विशेष गुण के कारण, मतलब एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बनाने के कारण कार्बन में एक श्रृंखला बनाने की बहुत ही प्रबल प्रवृत्ति होती है। ये प्रवृत्ति अन्य तत्वों में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इतनी ज़्यादा प्रवृत्ति, कार्बन की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा होने के कारण ही कार्बन के यौगिकों की संख्या जो है अकेले 10 से 12 लाख है। जितने टोटल तत्व 118 में 117 तत्व मिला के 10 से 12 लाख यौगिक नहीं बनाते हैं, अकेले कार्बन 10 से 12 लाख यौगिक बनाता है। हम अपने डेली लाइफ में जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे हम खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, तो खाद्य पदार्थ जो भी हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जो हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं वो भी कार्बनिक यौगिक हैं। हम कपड़े पहन रहे हैं, ये भी कार्बनिक यौगिक हैं। ये स्याही प्रयोग की जा रही है, ये भी कार्बनिक यौगिक। लकड़ी, ये भी कार्बनिक यौगिक। हमारी बॉडी भी कार्बनिक यौगिकों से बनी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सब क्या हैं, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी ज़्यादा है, उसका कारण है कार्बन की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति।
कार्बन की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या प्रकृति में सबसे ज़्यादा है, 10 से 12 लाख। इसलिए कार्बनिक यौगिकों को अध्ययन करने के लिए इतने अधिक मात्रा में यौगिक होते हैं कार्बन के, इसलिए कार्बन के यौगिकों को अध्ययन करने के लिए एक अलग ब्रांच डेवलप की गई, अलग शाखा जो है विकसित की गई, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। हम अन्य तत्वों का अध्ययन एक अलग बुक के अंतर्गत करते हैं, लेकिन कार्बन के यौगिकों का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो हम लोग 11th में कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ के आए हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके बारे में हमें 12th में डिस्कस करना है। तो देखिए, कार्बन हमने यहाँ पर जो बनाया हुआ है, कार्बन की यहाँ पर तुम लोगों को ये याद रखना है कि चाहे वो सिंगल बंध हो, चाहे वो डबल बंध हो, चाहे ट्रिपल बंध हो, कार्बन के चारों ओर बंधों की संख्या जो है 4 ही होनी चाहिए। 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जब जैसे कहीं पर कोई यौगिक है, जैसे हमने प्रोपेन बनाना है, तो प्रोपेन का मतलब ये होता है 3 कार्बन, 1 2 3। अब यहाँ पर हमें बंध पूरे करने हैं, क्योंकि एक कार्बन चारों 4 बंध होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक बंध है, तो बंध पूरे करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है इसलिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं बंध, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर कितने हैं, 1 बंध है, यहाँ पर कितने जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये CH3 हो गया, ये CH2 होगा, ये क्या हो गया, CH3। तो इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके चारों ओर, एक कार्बन के चारों ओर 4 बंध होना चाहिए, चाहे वो एकल बंध के रूप में, चाहे डबल बंध के रूप में, चाहे ट्रिपल बंध के रूप में। ये तुम लोगों को याद रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब हो गया प्रोपीन 1 आया, मान लिया प्रोपीन 1 आया, तो प्रोपीन 1 का मतलब हो गया डबल बॉन्ड हो गया 1 नंबर कार्बन से। अब देखिए इस कार्बन में कितने बंध हो गए, 2 बंध हो गए, होने चाहिए 4 बंध, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन में कितने बंध हैं, 1 2 3 बंध हैं, होने चाहिए 4, तो मतलब 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर एक ही बंध है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से किसी यौगिक का निर्माण हो जाएगा। तुम्हें स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि एक कार्बन के चारों टोटल जो बंध होना, चाहे एकल बॉन्ड के रूप में, चाहे डबल बॉन्ड के रूप में, या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में, उन्होंने टोटल बंधों की संख्या होनी चाहिए कितनी, 4। अब जैसे प्रोपाइन बनाना है हमें, ये तो प्रोपीन हो गया, प्रोपीन 1, प्रोपाइन 1 होगा अगर, तो क्या होगा, 3 कार्बन होंगे। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, अभी बताते हैं। अब यहाँ पर इस कार्बन के 3 बंध हैं, इस कार्बन में होने चाहिए 4, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए इस कार्बन के 1 2 3 4 बंध हैं, इसलिए हाइड्रोजन जोड़ देंगे, नहीं जाएंगे। यहाँ पर एक ही बंध है, इसलिए हम 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये प्रोपाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर जब हम इनकी संरचना बनाएंगे कार्बन यौगिकों की, तो जो है कार्बन के परमाणुओं में बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हम हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ते हैं। जितने भी बॉन्ड कम पड़ रहे होंगे उतने ही हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 3 बॉन्ड थे तो 1 कम पड़ रहा था, 1 जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड थे तो 2 कम पड़ रहे थे, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम कार्बन यौगिकों के सूत्रों की रचना करते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कार्बन यौगिकों का वर्गीकरण स्टडी करेंगे शॉर्टकट में। विस्तार से आप लोगों को 11 में पढ़ाया गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बनिक रसायन के बारे में, क्लास 12 के कार्बनिक रसायन के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, अब जो है हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए कार्बन के यौगिकों की संख्या हमने बताई इतनी अधिक मात्रा में इसलिए है कि क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ये 3 प्रकार के बंधों को बना सकता है। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, तो देखिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो खुली श्रृंखला युक्त यौगिक, खुली श्रृंखला युक्त यौगिक, और दूसरे होते हैं बंद श्रृंखला युक्त यौगिक, बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। अब खुली श्रृंखला युक्त यौगिकों को भी, खुली श्रृंखला युक्त यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। खुली श्रृंखला युक्त यौगिक, इनको एलिफैटिक यौगिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक। अब इनको बांटा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन
या इनको हम एल्केन कहते हैं। इनको बांटा गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल जैसे CH4 हो गया, मेथेन, एथेन, C2H6। एल्कीन जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, और सूत्र होता है CnH2n। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड H2, एथीन। ठीक है। एल्काइन सूत्र किसकी विशेषता होगी, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होगा और फार्मूला होगा CnH2n-2। अब अगर हम सूत्र इससे बनाएंगे तो C2 और 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, C2H2, जिसको लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये तो हो गया खुली श्रृंखला युक्त यौगिक। अब आते हैं बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। बंद श्रृंखला युक्त यौगिकों को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, एक विषम चक्री यौगिक। विषम चक्री यौगिक का मतलब होता है जिनमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, डबल हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया। मतलब कार्बन के अतिरिक्त अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं, उन्हें हम विषम चक्री यौगिक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो जाए, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि परमाणु उपस्थित होंगे तो विषम चक्री यौगिक बोलते हैं। जैसे पिरिडीन, नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है। अब समचक्री यौगिक, समचक्री यौगिक ये दो प्रकार के होते हैं। समचक्री यौगिक जो होते हैं इनमें सिर्फ कार्बन परमाणु होंगे। एक तो होते हैं एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, और दूसरे होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। एली, इसको ऐसे हो जाए, ऐसे कर लेते हैं, लिखते बन जाएगा एरोमेटिक यौगिक, और दूसरे होते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। अब एरोमेटिक यौगिक क्या होंगे, ये बेंजीन के डेरिवेटिव, बेंजीन की उत्पन्न होते हैं। इनका जनक यौगिक बेंजीन होता है और बेंजीन की उत्पन्न होते हैं। जैसे बेंजीन, टॉलुइन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, स्टडी करेंगे अभी आगे। दूसरे एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं ये एल्केन के समान होते हैं, बस ये खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं, बंद श्रृंखला। जैसे 3 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3, इसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2। 11th बारे में इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया गया होगा। 4 कार्बन अगर हो जाएंगे ऐसे तो वैसे खुली श्रृंखला में ब्यूटेन होता है तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस प्रकार से यौगिक होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। तो हमें मुख्य रूप से जो स्टडी करना है वो खुली श्रृंखला यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक यौगिकों के बारे में स्टडी करना है। इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को 11 में पढ़ाया जाएगा। अब हम जो है इनका कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं इन यौगिकों का, इसको नोट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स। नामकरण के लिए सबसे पहले कार्बन और उसका जो है परफेक्स में पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ परफेक्स। शुरुआत में क्या लगाएंगे हम, तो C1 को हम क्या लिखते हैं, मेथ। C2 को क्या लिखते हैं, एथ। C3 को क्या लिखेंगे, प्रोप। C4 को क्या लिखेंगे, ब्यूट। C5 को क्या लिखेंगे, पेंट। C6 को क्या लिखेंगे, हेक्स। C7 को क्या लिखेंगे, हेप्ट। C8 को क्या लिखेंगे, ऑक्ट। C9 को नॉन और C10 को डेक।
ये कम से कम 10 तक याद होना चाहिए स्टूडेंट्स कार्बनिक रसायन को स्टडी करने के लिए। अब जैसे एल्केन है, एल्केन, तो एल्केन जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो होते हैं एकल बंध होते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है। अब जो है इनके अगर यौगिक बनाने हैं तो कार्बन n की जगह पर 1 लिख लेंगे तो C1 हो जाएगा, और n की जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 2 4 CH4। एक कार्बन से क्या होता है मेथ, मेथ में n जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेथेन। ऐसे ही 2 कार्बन होंगे तो C2 होगा, 2 दूनी 4 2 6 C2H6। इसे कहेंगे एथ में n जोड़ोगे तो एथेन हो जाएगा। ऐसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन होता है। ठीक है। अब एल्केन से बनते हैं एल्किल समूह। क्या बनते हैं एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप जिन्हें बोलते हैं। एल्किल ग्रुप जिसे हम सिंगल बॉन्ड R से भी लिखते हैं। तो एल्केन से एल्किल ग्रुप कैसे बनेगा। अब जैसे मेथेन था, मेथेन में क्या हुआ एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, बट इसका एक हाइड्रोजन परमाणु अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा ये। अब इसी समूह को बोलेंगे मेथिल, मेथिल समूह। तो मेथेन और मेथिल समूह में अंतर ये होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाता है, लेकिन बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वहाँ सिंगल बॉन्ड लगा जाता है। जैसे एथेन C2H6 है तो इसका एथिल हो जाएगा C2H5 और सिंगल बॉन्ड ऐसे, तो ये हो जाएगा एथिल समूह, एथिल समूह हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि जो है एल्किल समूह कैसे बनते हैं, क्योंकि इनका भी प्रयोग होगा एल्किल समूह का भी। अब एल्किल समूह में क्या होता है कि जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो श्रृंखलाएं बनती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमने 3 कार्बन लिए हैं तो CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखेंगे। ये है प्रोपेन, ये है प्रोपेन। लेकिन इसका एक हाइड्रोजन कम कर दें और सिंगल बॉन्ड लगा दें तो हो जाएगा प्रोपिल। अब क्या हो गया ये प्रोपिल हो गया, प्रोपिल। लेकिन ये प्रोपिल कैसा है, यहाँ पर C श्रृंखला है तो इसको N प्रोपिल बोलेंगे, N प्रोपिल। लेकिन यही इसी प्रकार से एक कार्बन से दोनों, यहाँ एक कार्बन से 2 मिथिल ग्रुप ऐसे जोड़ दिए जाएं इस प्रकार से, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया जाए तो इसे आइसोप्रोपिल बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। या समझो 4 कार्बन है ब्यूटेन, और ब्यूटेन सीरीज श्रृंखला होती है CH3 CH2 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 इस प्रकार श्रृंखला है। तो यहाँ पर ये सीरीज श्रृंखला इसलिए N ब्यूटेन इसे लिखेंगे, ब्यूटेन। लेकिन यदि यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम करके ऐसे लिखें CH3 CH2 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 1 2 3 4 ये सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा N ब्यूटिल। क्या हो जाएगा N ब्यूटिल हो जाएगा। अब हम क्या करें, एक कार्बन से पहले 2 कार्बन इस प्रकार से 2 मेथिल के रूप में जोड़ दें, इसको ऐसे कर दें, ये सिंगल बॉन्ड। अब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये हो गया आइसोब्यूटिल। क्या हो गया आइसोब्यूटिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा आइसो कब लेते हैं, जब एक कार्बन से 2 कार्बन श्रृंखला में आते हैं तो आइसो होता है। अब इसी प्रकार से यदि मान लिया हेक्सेन है, एन हेक्सेन, एन हेक्सेन है, तो एन हेक्सेन का मतलब हो गया कि 6 कार्बन CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक और जोड़ देंगे CH3, ये एन हेक्सेन है। लेकिन एन हेक्सिल करेंगे, अगर हम हेक्सिल करेंगे तो हेक्सिल में क्या हो जाएगा, एक H कम हो जाएगा, CH3 CH2 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 और ये CH2 सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में सिंगल बॉन्ड जोड़ लगाएंगे क्योंकि कार्बन वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये एन हेक्सिल हो गया। अब आइसो हेक्सिल करेंगे, अगर आइसो मतलब एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़ जाएंगे ऐसे, ये 2 कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6 आइसो हो गया। अगर हमें नियो बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम नियो में क्या करेंगे, नियो में एक कार्बन से इस प्रकार से 1 2 3 3 कार्बन जोड़ दिए गए 1 2 3। अब जितने बचे वो सीधे कर देंगे
1 2 3 4 5 6, तो ये नियो हेक्सिल हो गया। तो नियो का मतलब हो गया एक कार्बन से जब 3 CH3 ग्रुप जुड़ जाएंगे तो नियो हो जाएगा। अब इनके आधार पर आगे हम लोग कार्बन की श्रृंखला तो पढ़ लिए हैं, साथ में हमें जो कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं इनमें जो कार्बन परमाणु होते हैं इनकी डिग्री भी निर्धारित कर सकते हैं। जैसे एक कार्बन से यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री कार्बन इसे बोला जाएगा। श्रृंखला तो आइसो है, लेकिन एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े से 2 डिग्री कार्बन बोला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं लेफ्ट और राइट, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। यहाँ भी एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसे ये भी 2 डिग्री कार्बन, इससे एक जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री, 1 2 3 4 कार्बन जुड़े हैं तो ये हो गया 4 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कार्बन की डिग्री भी निर्धारित कर सकते हैं कि कितने डिग्री कार्बन होगा। अब देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2, इस कार्बन से 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो इस प्रकार से कार्बन की डिग्री होती हैं जो हमें आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम आएंगे। जो तो ये याद रखें कि डिग्री कैसे निकाली जाती है, एक कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हैं वो उसी की डिग्री को निर्धारित करती है। अब आगे देखते हैं, इसको नोट कर सकते हो क्या है। आगे देखते हैं एल्कीन। एल्कीन का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन के भी डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, उन्हें हम एल्कीन बोलते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। जैसे कार्बन 2 हैं तो C2 हो गया, हाइड्रोजन 2 होंगे C2, 2 दूनी 4 C2H2। सूत्र बनाएंगे तो एक कार्बन से 2 कार्बन के डबल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन देखिए कैसे जोड़ेंगे, हमने बताया था अभी, एक कार्बन के चारों ओर 4 बंद होना चाहिए, तो 2 बंद हो गए, 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो 4 बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से ये यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ऐसे ही एथीन हो गया, ऐसे ही 3 कार्बन करेंगे तो C3 और 3 दूनी 6 S6। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, द्विबंध हो जाएगा। कार्बन 3 है तो कार्बन 3 कर लेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 होना चाहिए तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम सूत्र बना लेंगे। ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ये क्या था, एथीन था। ठीक है, ये एथीन था, ये प्रोपीन हो गया। ऐसे ही आगे बना सकते हैं। आगे देखते हैं एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन ऐसे ही होते हैं असंतत हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, एक त्रिबंध उपस्थित होता है। क्या होता है, त्रिबंध उपस्थित होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n -2, CnH2n -2 इसका सूत्र होता है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एथाइन बनाना है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रोपाइन बनाना है तो क्या हो जाएगा, पहले 3 कार्बन मान लो, 1 2 3, इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन के पास 3 बंध हैं इसलिए एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ पर पहले से 4 बंध हो गए, यहाँ पर एक ही बंध है, यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस प्रकार से प्रोपाइन हो जाएगा। तो ये एल्कीन था, ये एल्काइन था। एल्कीन में इन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, इन, और एल्काइन में क्या जोड़ते हैं, आइन। ये जरूर याद रखें। जहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है, आइन होता है। सफिक्स याद कर रखें, डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का आइन। लिख देते हैं यहाँ पर, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये इनके सफिक्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखें स्टूडेंट्स, सफिक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं हेलो एल्केन। या एल्किल है, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड, R एल्किल हो गया, हाइलाइड X हो गया। X की वैल्यू क्या होती है, वेयर X की वैल्यू होती है FCl Bri, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, लेकिन इसका जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नाम जो होता है, सफिक्स जो होता है, वो हेलो एल्केन होगा। क्या होगा, हेलो एल्केन।
ये जो है क्रियात्मक समूह ना होकर प्रतिस्थापी समूह माने जाते हैं और इनका नाम पहले लिखा जाता है। हैलोजन का नाम पहले लिखा जाता है, इसलिए इनको प्रतिस्थापी समूह के नाम से भी, हैलोजन को प्रतिस्थापी समूह के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर हैलो एल्केन का मतलब है एफ है फ्लोरो एल्केन, Cl है क्लोरो एल्केन, Br है ब्रोमो एल्केन, I है तो आयोडो एल्केन। ठीक है, जैसे हमने एक सूत्र लिखा CH3I, तो क्या हो गया आयोडो मेथेन, क्या हो गया आयोडो एथेन, आयोडो मेथेन। हमने लिखा CH3 CH2 Br, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। यदि लिखा गया CH3 CH2 CH3 और यहाँ Cl लगा दिया। ठीक है, अब इसका नामकरण क्या होगा, 11 पढ़ाया गया, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले 2 से ज़्यादा कार्बन तो नंबरिंग करेंगे। अब Cl 2 नंबर जुड़ा हुआ है तो इसका नंबर लिखेंगे 2 और Cl को क्या पढ़ेंगे हैलो, हैलो में Cl क्लोरो, क्लोरो हो जाएगा। तो 2 क्लोरो 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो याद आया होगा स्टूडेंट किस प्रकार से 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो इस प्रकार सबसे पहले अगर 2 से ज़्यादा कार्बन है तो नंबरिंग करेंगे, फिर हाइड्रोजन परमाणु जिस नंबर जुड़ा है उसका नंबर लिख के फिर नाम लिख देंगे। तो ये हो गए एल्किल हैलाइड। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल, एल्कोहल सूत्र होता है ROH, OH मीन्स हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, जब कार्बनिक उपस्थित होगा तो इसे एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अब इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स जो होता है वो ऑल होता है। क्या होता है ऑल, क्या लिखेंगे ऑल। और IPSC जो नाम लिखेंगे, IPSC जब नेम लिखेंगे तो देखिए IPSC नेम लिखने का तरीका 11 में बताया गया होगा कि एल्केन अगर मेरे पास है तो उस एल्केन में से एन निकाल देंगे, एल्केन के यानी ई निकाल देंगे और वहाँ पर OL जोड़ देंगे तो एल्केनॉल हो जाएगा, एल्केनॉल। अब जैसे हमने R की जगह पर CH3 ले लिया तो CH3 और एल्कोहल समूह OH हो गया। तो एक कार्बन से क्या होता है मेथ होता है, और मेथ में हम क्या जोड़ देंगे ऑल, क्योंकि एल्केनॉल है, मेथ में ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। ऐसे 2 कार्बन करेंगे तो CH3 CH2OH हो जाए, 2 कार्बन से एथ होता है, एथ में OH जोड़ देंगे तो एथेनॉल। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। 3 कार्बन है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। बस 3 कार्बन में याद रखना है कि किस नंबर से हमारा जुड़ा हुआ है OH ग्रुप। जैसे मान लिया हमने बीच वाले कार्बन जोड़ दिया तो इनकी नंबरिंग करेंगे हम। तो 3 कार्बन क्या होता है प्रोप होता है, और प्रोप में क्या OH क्या लिखते हैं ऑल, तो प्रोप पे नॉल और 2, या प्रोप 2 आल भी लिख सकते हैं, प्रोप 2 आल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अल्कोहल के नाम लिख सकते हैं। इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। एल्कीन हो गया और आपका एल्काइन हो गया, RX हैलोजन हो गया, इसको हैलो एल्केन के नाम से जानेंगे। एल्कोहल हो गया ROH, इसका परफेक्ट जो होता है आल होता है, IPSC नाम एल्केनॉल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं ईथर। ईथर, ईथर कैसे बनता है, जब एल्कोहल का OH समूह भी क्या होता है हाइड्रोजन एल्किल समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा। तो ROR सूत्र के यौगिक जो होते हैं वो ईथर कहलाते हैं, और इनका परफेक्ट जो होता है एल्कोक्सी होता है, परफेक्ट जो होता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी होता है। और पूरा नाम जो होता है IPSC नाम, सी नेम जो होगा वो एल्कोक्सी एल्केन होगा, सी एल्केन क्या होगा एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं। और नाम कैसे लिखा जाएगा, जैसे R के या CH3 ले लिया, फिर O और फिर ये CH3, तो यहाँ 2 कार्बन हो गए। तो एक हिस्से को हम एल्कोक्सी पढ़ेंगे, एक हिस्से को एल्केन पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, एक कार्बन है तो मेथॉक्सी,
मेथॉक्सी हो गया, और ये एल्केन है तो मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। ऐसे 2 कार्बन करके देख लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन, तो ये हो गया एथॉक्सी, एथॉक्सी, और ये एथेन। इसके बाद हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड व कीटोन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें जो क्रियात्मक समूह मेन होता है वो कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं कार्बोनिल समूह। अब इस कार्बोनिल समूह में यदि हम यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। अगर इसी में हम दोनों ही एल्किल ग्रुप जोड़ दें, दोनों ही क्या जोड़ दें? एल्किल ग्रुप, तो ये बन गया कीटोन। तो ये दोनों में अंतर होता है, दोनों ही कार्बोनिल समूह हैं, लेकिन एक में हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप होता है, इसमें दोनों एल्किल ग्रुप होते हैं कीटोन में। अब इनके जो सफिक्स होते हैं वो देखिए क्या होंगे, ये बदल जाएंगे। इसका सफिक्स होता है एल, इसका सफिक्स होता है ऑल, ओन। क्या होता है? ओन। अब इसका जो आईपीएसी नाम बनेगा, आईपीएसी नेम, वो देखिए क्या होगा, एल्केन में से ई निकलेगा और अल जुड़ेगा तो ये आएगा एल्के नल। इसका जो आईपीएसी नाम लिखेंगे तो IUPAC नेम में इसका जो नाम होगा वो एल्केन में से ई निकाल के ओन जोड़ेंगे तो एल्केनोन आएगा, एल्केनोन। इसे क्या पढ़ेंगे? एल्केनोन। इसके पढ़ेंगे एल्केनल, ये याद रखना है। आर की जगह पर CH3 ले लिया तो CH3, और इसे पढ़ा जाता है CHO। एक साथ लिखेंगे तो पूरा CHO हो जाएगा। तो जब हमने CH3 जोड़ दिया और एक कार्बन पहले से ही था तो 2 कार्बन से क्या होता है? एथ। तो एथ में नल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एथेनल। 3 कार्बन करेंगे, CH3 CH2 CHO, तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन से प्रोप होता, प्रोप में अल जोड़ेंगे तो प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों मेथिल जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। दोनों मेथिल जोड़ दिए तो कार्बन हो गए 3, 3 कार्बन से क्या होगा? प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ देंगे? ओन, तो प्रोपेनोन। ऐसे 4 कार्बन होंगे, ब्यूटेनोन पेंटेनोन, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, ईथर एल्डिहाइड कीटोन। तो ईथर को R कहेंगे। इसका जो सफिक्स होता है एल्कोक्सी एल्केन, आईपीएसी नाम एल्कोक्सी एल्केन। सफिक्स होता है सिर्फ एल्कोक्सी और आईपीएसी नाम एल्कोक्सी एल्केन। हम सफिक्स ये परफेक्स लिख रहे हैं, ये इसका परफेक्स है। अब एल्डिहाइड होगा RCHO तो अल होगा, कीटोन होगा R2CO तो ओन होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी कार्बोनिल ग्रुप से ही बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप आ जाएगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, जिसको हम एक साथ लिखेंगे RCOOH, कार्बोक्सिल समूह, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका सफिक्स क्या होता है? तो इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। अब इसका जो आईपीएसी नाम लिखेंगे, IUPAC, जब नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एल्केन में से ई निकलेगा और ओइक एसिड जुड़ जाएगा तो हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। अब R की जगह हम H ले लें तो HCOOH। तो एक कार्बन से क्या होता है? मेथ, और मेथ में हम क्या जोड़ देंगे? ओइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। अगर हम R की जगह CH3 ले लें तो CH3COOH। 2 कार्बन से क्या होता है? एथ में ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इस प्रकार से अगर हम सफिक्स या परफेक्स याद करके फंक्शनल ग्रुप के उनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे होता है एमाइड, अम्ल एमाइड, अम्ल एमाइड,
तो अम्ल एमाइड RCONH2, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल, सभी में कार्बोनिल ग्रुप जरूर होता है, ये NH2 जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ सफिक्स इसका जो होता है, इसका सफिक्स होता है एमाइड। क्या होता है? एमाइड। सफिक्स होता है एमाइड, तो R की जगह पर हम CH3 ले लेंगे, तो CH3CONH2, सॉरी इसका पहले IPAC नाम देखते हैं, IUPAC नेम। तो IPAC नेम में क्या होगा? एल्केन माइनस E प्लस एमाइड, तो ये हो जाएगा एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे CH3CONH2, तो CH3CO मतलब दो कार्बन से क्या हो जाएगा? एथ में एमाइड जोड़ देंगे तो एथेनामाइड, अगर 3 कार्बन करेंगे तो प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, ऐसे नाम हो जाएंगे। इसके बाद आता है अम्ल क्लोराइड। अम्ल इसलिए लगाया क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो RCOX, या ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन ग्रुप होता है RCO और X मीन्स हाइड्रोजन, वेयर X होता है FCl Br एंड I। अब इसका सफिक्स देखते हैं क्या होगा। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है क्या? इसका जो सफिक्स होगा वो होता है ऑयल, OYL, ऑयल हाइलाइड, मतलब हाइलाइट का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। अब जैसे IPAC नाम दिखेंगे तो IUPAC जो नेम होगा इसका, वो देखिए क्या बनेगा, एल्केन माइनस E प्लस ऑयल हाइलाइड, तो हो जाएगा एल्केनॉइल हैलाइड, ठीक है। अब एल्केनॉइल हैलाइड मतलब हो गया, R की जगह पर हम CH3 ले लें, CH3COCl, तो 2 कार्बन क्या होगा? तो एथेनॉइल हैलाइड, में सॉरी क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड, तो समझ में आया होगा। एथेनॉइल क्लोराइड, आगे 3 कार्बन होंगे, प्रोपेनॉल क्लोराइड, या प्रोपेनॉल Br है, प्रोपेनॉल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका जो RCOOH और सफिक्स जो होता है वो एक एसिड होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ा एमाइड, तो RCONH2, इसका होता है एमाइड। और एसिड क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड का पढ़ा तो RCOX होता है, इसका होता है ऑयल क्लोराइड, ठीक है। अब आगे देखते हैं अम्ल एनहाइड्राइड, RCO का होल ट्वाइस O होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही डेरिवेटिव्स है, और इसका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स है एनहाइड्राइड, IUPAC अगर नाम में जाएंगे, IUPAC जो नेम इसका होता है वो कैसे बनेगा? एल्केनोइक एसिड जो है, एल्केनोइक एसिड, इसमें से हम एसिड को बाहर निकाल देंगे और प्लस कर देंगे एनहाइड्राइड, तो ये हो जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका जो है IPAC नाम होगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब R की जगह पर CH3 ले लें, तो CH3CO का होल ट्वाइस O, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COCH3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 CO के बीच जो है एक ऑक्सीजन कॉमन होगा, तो 2 कार्बन है तो एथ होगा, तो एथेनोइक हो जाएगा, एल्केनोइक है तो एथेनोइक, और आगे परफेक्ट सफिक्स हो जाएगा एनहाइड्राइड, तो यदि समान कार्बन है तो एथेनोइक हाइड्राइड लिखा जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग हैं तो ऐसे लिखेंगे, देखिए CH3COO, फिर CH2CO, CH2 एंड CH3,
तो यहाँ पर 1,2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, ऐसे कर लो 1 2 3 कार्बन, ठीक है। यहाँ 3 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक। 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है एनहाइड्राइड है, तो एनहाइड्राइड, इस प्रकार से नाम लिख लेंगे, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, बुटानोइक, एनहाइड्राइड। अब लास्ट आते हैं एस्टर। एस्टर ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। RCOOH की जगह पर RCOR' होता है, और इनका जो सफिक्स होता है वो क्या होगा बताएं। इसका जो सफिक्स होता है O8 होता है, O8। और IUPAC नाम लिखने का तरीका ये होता है इसका, AC नेम। IUPAC नेम में ये हिस्सा एल्किल पढ़ा जाएगा, ये सॉरी इधर वाला ये एल्किल होगा, और ये एल्केन, एल्केन में से ई निकलेगा, OH जुड़ेगा, तो हो जाएगा एल्किल, एल्केनोएट, एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, एथिल एथेनोएट। जैसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो R जगह पर CH3 ले लें और COOCH3 ले लें, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन हो गया, इस कार्बन को एल्किल पढ़ते हैं, ये एल्किल होता है, और ये वाला हिस्सा एल्केनोएट होता है। तो एक कार्बन है तो मेथिल हो गया, ये हो गया मेथिल हमारा। और यहाँ 2 कार्बन है तो एथेनोएट, एथेनोएट। जो कार्बन ग्रुप से जुड़ा होता है CO से, CO से, वो एल्केनोट होगा। अब जैसे यहाँ पर हम लिख लें CH3 COO C2H5 कर दें, तो 2 कार्बन हो गए, तो ये एथिल हो गया, एथिल हो गया, ठीक। यहाँ पर 2 कार्बन है, एथेनोएट, एथेनोएट। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं, उसके बाद आएगा साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड जो होता है RC1 होता है, जिसको हम RCN भी लिखते हैं ब्रैकेट में, RCN। तो इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल। और IUPAC जब नाम लिखेंगे तो IUPAC नेम में इसका पूरा नाम लिखा जाता है, एल्केन नाइट्राइल, ये नहीं हटेगा यहाँ पर, एल्केन नाइट्राइल पूरा आएगा, एल्केन नाइट्राइल। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमने लिखा CH3CN, तो यहाँ 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन से क्या होगा एथ, तो एथेन, एल्केन हो गया एथेन, एल्केन हो गया एथेन, और CN है नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल। 3 कार्बन हो जाएंगे प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, पेंटेन। इस प्रकार से नाम हम लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। एमीन, एमाइन। तो देखिए ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं RNH2, इसका जो सफिक्स होगा वो होता है एमाइन, और IUPAC नाम क्या होगा, एल्केन में से ई निकलेगा और एमाइन जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा एल्केनामाइन, एल्केनामाइन। अब जैसे यहाँ R की जगह CH3 ले लिया और NH2 ले लिया, तो एक क्या हो गया, एक कार्बन से मेथ हो गया और एमाइन आ गया, तो मेथेनामाइन, मेथेनामाइन हो जाएगा। अब जैसे इसको ऐसे लिख लें, CH3 CH3, तो यहाँ पर NH2 अगर जोड़ दें तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। फंक्शनल ग्रुप हमारा एमाइन है तो प्रोपेनामाइन, लेकिन ये प्रोपेनामाइन किस नंबर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से, तो प्रोपेनामाइन 2 हो जाएगा, ठीक है। हम 2 से ज़्यादा जब कार्बन होते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर हमें लिखना पड़ता है। इसके बाद लास्ट पढ़ते हैं नाइट्रो, नाइट्रो यौगिक। तो नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं,
NO2। ठीक है, इनका जो परफेक्स होता है, ये परफेक्स में जाएंगे, परफेक्स होता है, वो होता है नाइट्रो एल्केन ही इनका परफेक्स होता है पूरा, नाइट्रो एल्केन। ये इनका IPSC नाम है। जैसे आर या CH3 लिख लिया, CH3NO2, तो हो जाएगा नाइट्रो मेथेन। अगर यहाँ पर हम लिख लें C2H5 तो नाइट्रो एथेन हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी हुई। RCOX हो गया था, इसके बाद RCO का होल ट्वाइस O, ये हो जाएगा इसका सफिक्स एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड हो जाएगा। अगर हम RCO R' लिखेंगे तो ये एस्टर होता है, इसका होता है O8, और RCN है तो होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल। अगर हमारे पास RNH2 है तो होता है एमाइड, एमाइन। RNO2 है तो होता है नाइट्रो एल्केन। तो इस प्रकार से कुछ परफेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज अभी तक हमने डिस्कस किया कुछ जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। इसी प्रकार से हम अब एरोमेटिक यौगिक देखेंगे। तो एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं इस प्रकार से, जिनमें एकांतर क्रम में डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं बेंजीन। तो एरोमेटिक यौगिक बेंजीन के व्युत्पन्न माने जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम Cl जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन पढ़ेंगे, क्लोरो बेंजीन। अगर हम यहाँ पर CH3 लगा देंगे से टालू इन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर OH लगा देंगे तो फिनॉल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर CHO कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजल डी हाइड हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और ये COCH3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एसीटो होता है और ये बेंजीन है तो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर COOH कर देंगे तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर CONH2 जोड़ देंगे तो CONH2 क्या होता है, अभी पढ़ा था, एमाइड होता है, तो बेंजामाइड हो जाएगा, बेंजामाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें COCl तो क्या होता है, आइल क्लोराइड, RCOX, आइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें NH2 तो एनिलीन हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। इसके अलावा डाइजोनियम साल्ट होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख दें N=NX, X जहाँ पर मान लिया Cl ले लिया तो इससे पढ़ा जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्योंकि ये डाइजोनियम साल्ट बोला जाता है। N=N को डाइजोनियम साल्ट पढ़ा जाता है तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ NO2 जोड़ देंगे, यहीं पर देख लेते हैं, ये NO2 हो जाएगा तो हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। क्या हो जाएगा, नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कुछ एरोमेटिक यौगिकों के बारे में हमने सीखा। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो समझ में आया होगा, यहाँ पर सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है कार्बनिक यौगिकों के, विभिन्न फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से कार्बनिक रसायन को स्टडी करने के लिए कार्बनिक रसायन में जो मुख्य रूप से रिएक्शंस पूछी जाती हैं, कन्वर्जन के रूप में, हॉट डिफरेंस में अलग अलग टाइप्स के रिएक्शंस पूछी जाते हैं। तो उन रिएक्शंस या कार्बनिक रसायन को स्टडी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण 18 से 20 रिएक्शंस हैं
जिनको डिस्कस करेंगे, और जितने भी लगभग कन्वर्जन आने वाले हैं वो उन्हीं रिएक्शंस के आसपास होंगे। अगर वो रिएक्शन आपने सही तरीके से सीख लेंगे तो कार्बनिक रसायन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है आप लोगों को। टेलीग्राम स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक से आप लोग जो है जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके सफिक्स और परफेक्ट्स और उनके IPSC नाम का चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं समझने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें।